हेलो फ्रेंड्स, एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल करते हैं। और आज से हम इस चैनल पर एक नए सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं। और वो सिलसिला कौन सा है तो आपके स्क्रीन पर ही देखिए, लिखा हुआ है कि कौन सा सिलसिला है। एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर क्या है, नीचे लिखिए, देखिए अपना हेडलाइन क्या लिखा हुआ है, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट इम्तिहान 2024। तो उर्दू का हम आज से एक सिलसिला, उर्दू लगभग 40-42 चैप्टर है टोटल इसमें, इस किताब में। जो कहकशां, कौन सी किताब है, कहकशां। कहकशां नाम की जो किताब है, हिस्सा 2 आपको पढ़ना है 12 में। और उसका क्या है, कौन सी किताब है, कहकशां। कहकशां नाम की किताब है। और इस किताब को आपको कितने, जो 12 में जो पढ़ना है वो इसी किताब से टोटल आपका इम्तहान लिया जाएगा, जिसमें 50 नंबर ऑब्जेक्टिव से होंगे और 50 नंबर जो इम्तहान होगा वो सब्जेक्टिव का होगा। समझ रहे हैं दोस्त। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। आपको हम इस अंदाज से तैयारी कराते हुए चलेंगे कि आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता रहे। हम बीच बीच में इस तरह से पॉइंट्स निकाल करके आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव के किस टाइप से बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, और फिर सब्जेक्टिव के तरीक़ा से भी हम एक्सप्लेन तो करते ही जाएंगे ताकि आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर होता चला जाए। समझ रहे ना। तो आइए अब हम बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। और आपका जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है, इस किताब में को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। इसके जो मवाद हैं, जो चैप्टर्स हैं, जितने भी इसमें जो मज़ामीन है, उनको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। नंबर 1 कौन सा हिस्सा है, नंबर 1 हिस्सा नस्र है। नंबर 2 कौन सा है, नंबर 2 हिस्सा शायरी है। और नंबर 3 में मुतफर्रक़ात है, यानी कुछ हिस्सा शायरी से लिया गया है और कुछ हिस्सा नस्र से लिया गया है। और टोटल मिला करके कुल 42 यानी 42 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। और उन्हीं 42 चैप्टर से आपका इम्तहान होगा। और इंशाल्लाह मैं दावे के साथ ये बात आपको कहूँगा कि इस एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपको इतने मवाद मुहैया करा दी जाएगी और इस अंदाज से आपको तालीम दी जाएगी कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। इंशाल्लाह 90% से ऊपर आपका मार्क्स आएगा, 90% से नीचे मार्क्स नहीं आने वाला। इसके लिए आप बेफिक्र होकर के यहाँ तैयारी करते रहें और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद कहीं जाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं आपके पास। चलिए अब हम सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि पहला चैप्टर कौन सा है। फिर उसी सिलसिले में हम जो है ना, उसी सिलसिले में आपको पे गुफ्तगू होता है। आपका कौन सा है, कहकशां हिस्सा 2 में पढ़ना है। दर्स अव्वल में कौन सा है, नदीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी। समझ रहे हैं ना। ये क्या है दोस्त, ये तो खाका है। समझ रहे हैं ना। तो आपको असनाफ पढ़ने हैं। इस अंदाज से इसको तरतीब दिया गया, बहुत बेहतर अंदाज से है। बिहार बोर्ड ने सिलेबस तैयार किया है कि आपको वो सिन्फ पढ़ना है और सिन्फ के सिलसिले में जो भी मज़ामीन है, जो भी ये है, उनको आपको पढ़ाया गया है। समझ रहे हैं ना। तो उसी सिलसिले में पहला जो सिन्फ है हमारा वो खाका है। खाका, समझ रहे हैं ना। तो नस्र का एक अहम हिस्सा है खाका। तो खाका देखिए, अब आप सबसे पहली बात, अब जो है ना, आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई कीजिए। और दूसरी बात, इसका लिंक जो है ना दोस्तों से शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों का फ़ायदा होता रहे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अगला हमारा जो है ना, पहली बात अब क्या है, जो पहला चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है, नदीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी। आप कहिएगा कि सर जो है ना, हम पहले जब शुरू करते तो खाका निगारी लिखा हुआ है, फिर मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग लिखा हुआ है, तब उसके बाद नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी का नंबर आता है। आप तो डायरेक्ट नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी लिख रहे। तो सारा लिखने का लिखने का जो मकसद क्या है वो इस कहानी को बताना है। समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहली बात है कि ये खाका है। खाका किसे कहते हैं, तो नीचे देखिए, हम तारीफ़ आपके स्क्रीन पर है। क्या तारीफ़ हमने किया है कि खाका किसे कहते हैं, किसी भी शख्सियत की कलमी तस्वीर कशी को खाका कहते हैं। किसी भी शख्सियत की कलमी तस्वीर कसी। अब कलम वो नहीं कि हम एक पेज ले लिए और कलम लिए और स्केच बनाते हुए तस्वीर कसी कर दिए और कहेंगे ये लीजिए आपका फलां शख्स का खाका है। तो ये नहीं हो सकता है। समझ रहे ना। खाका क्या होगा, फिर
फिर कौन से किस सिन्फ को हम खाका कहेंगे, किस अंदाज से लिखेंगे? तो नहीं, ये तहरीरी शक्ल होगी, कलमी तस्वीर कशी या फिर तहरीरी तस्वीर कशी। 2 वर्ड, एक वर्ड और आप बढ़ाइए यहाँ पे, कलमी के साथ क्या लिखिए? तहरीरी, क्योंकि टाइपिंग में वही वर्ड जो अहम होते हैं उसी को लिखा जाता है। आप एक और वर्ड लिखिए, तहरीरी, तहरीरी तस्वीर कसी। समझ रहे हैं ना? या तो कलमी तस्वीर कसी होगी या फिर क्या होगा? तहरीरी तस्वीर कसी, तभी जाकर के आपका खाका बनेगा। तो कलमी और तहरीरी से क्या मतलब है? तो किसी शख्स की ज़िंदगी के कुछ पहलू पे, किसी एक वाक़या पे, किसी 2-4 वाक़यात पे इस अंदाज से तरतीब दे देना उस वाक़ये को कि उनकी पूरी शख्सियत किसी के सामने उजागर हो जाए। जैसे अब फलां शख्स है, किसी के बारे अगर हम लिख रहे हैं, जैसे यही खाका है, नज़ीर अहमद की कहानी है, कुछ उनकी को तो एक वाक़या है, 1 दिन या 2 दिन 3 दिन का वाक़या को एक ही वाक़या है, इसको इस अंदाज से तरतीब दिया गया है कि उनकी पूरी ज़िंदगी समझ में आती है नज़ीर अहमद की, कि वह कैसे उस्ताद थे, बच्चों से गुस्साते भी थे, नरम भी हो जाते थे, पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देते थे, पढ़ाते थे किस अंदाज से। समझ रहे ना? ये तमाम चीज़ आपको इसमें क्या बोलते हैं, सिर्फ एक खाके में आपको मुहैया करा दिया गया है। तो खाका किसे कहते हैं? तो खाका आप समझ लिए, किसी शख्सियत की तहरीरी या कलमी तस्वीर कसी को खाका कहते हैं। ये तो आपकी तारीफ हो गई। अब इस तारीफ का हम पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए, तो शख्सियत, कोई भी शख्स होगा, उस शख्सियत कहा गया, किसी शख्स के तस्वीर कसी नहीं। शख्स की तस्वीर कसी क्या होगी? आपको जो है ना कलम पे बना दीजिए फोटो, तो वो शख्स की तस्वीर होगी, लेकिन शख्सियत की तस्वीर नहीं बनती है दोस्त। समझ रहे हैं ना? शख्स और शख्सियत में कोई आदमी कैसा है उसकी तस्वीर आप कैसे बनाइएगा? कोई आदमी जो है ना, किसी आदमी की ना तस्वीर आप बनाइएगा, वो आदमी के फितरत की तस्वीर तो नहीं बना सकते, उसकी शख्सियत की तस्वीर नहीं बना सकते। तो इसी तारीफ में हमारा ये मवाद छुपा हुआ है। अगर कोई हमें कहे कि हम कलम से तस्वीर बना देंगे तो ये खाका होगा या नहीं, तो हमें उस पर कन्फ्यूज नहीं होना है। समझ गए ना? क्या करना है? उस पर कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो आगे देखिए, अब आपका कौन सा सिलसिला चल रहा है। तो ये अब जो है ना तस्वीर कसी, यानी 2 पेज, 4 पेज, 5 पेज। अब ये नहीं कि जो है ना आप 100 पेज लिख दिए, जिंदगी का यहाँ से उठाए पैदाइश से लेकर के मौत तक के सारे कारनामे को एक बार नोट कर दिए, तो वो भी क्या होगा? खाका नहीं कहलाएगा, वो फिर हो जाएगा सवाने उम्री कहलाएगा। समझ गए दोस्त? तो आप खाका और सवाने उम्री में फ़र्क समझिएगा। खाके में चंद वाक़यात, एक वाक़यात या चंद वाक़या, एक वाक़या या चंद वाक़यात को जमा करके इस अंदाज से तरतीब दी जाए कि उसमें ज़रीफ़ाना अंदाज आ जाए। ज़रीफ़ाना फिर क्या कहते हैं? तो ज़रीफ़ाना यानी थोड़ा सा हंसी मजाक भी उसमें आ जाए। हंसी मजाक आएगा तभी जा करके वह क्या होगा? हंसी मजाक लोगों के थोड़ा सा हंसी मजाक, थोड़ा सा ये ऐसा लगे कि हाँ इसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला भी लग गया है। समझ रहे हैं ना? तो उसे ही क्या बोलते हैं? आपको खाका बोला जाता है। समझ रहे हैं? खाका में क्या होता है कि खुद नविश्त भी है, यानी सवाने उम्री भी है। सवाने उम्री से अंदाज से कि उसकी शख्सियत बयान हो रही, तो सवाने उम्री का भी थोड़ा सा हिस्सा है। मजमून भी है, इंशाइया भी है, क्योंकि ये मज़ेदार होता है। और खाका उड़ाना तो हम आप समझते ही हैं, किसी क्या बोलते हैं? बहुत खाका उड़ा रहा है, तो उसे ही क्या बोला जाता है? खाका उड़ाने को क्या कहते हैं हम? खाका उड़ाने को किसी का मजाक उड़ाना, तो उसी से निकला खाका बना। समझ गए ना? तो इसके अंदर बहुत सारे असनाफ से थोड़ा थोड़ा लिया गया, और इस किसी एक वाक्य को या 2 वाक़यात या 3-4 वाक़यात को इस अंदाज से तरतीब देना कि उसमें जो है ना हंसी भी हो, गम भी हो, संजीदगी भी हो, और क्या बोलते हैं खिलखिलाहट भी हो। समझ रहे हैं ना? ये नहीं हो कि अब क्या करें, खाका लिखे और खाका में शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ गम का वाक़यात लिख दिया। अब क्या होगा? सिर्फ गम का वाक़या लिखने की वजह से क्या कहेंगे कि सिर्फ गम का वाक़या जो अगर लिखाएगा तो ये हो जाएगा कि गम का वाक़या जब आप लिखिएगा तो उसमें खाका निगार जो कारी होगा, जो पढ़ने वाला होगा, वो तो रोता रह जाएगा, वो गम में ही रह जाएगा, तो खाका हुआ नहीं। सिर्फ आप जो है ना हंसाते हंसाते रह जाइएगा, ये भी खाका नहीं हुआ। किसी का मजाक उड़ाते रह गए, किसी की तारीफ में पुल बांध दिए, ये भी खाका नहीं हुआ। बल्कि इसके लिए क्या है कि थोड़ा सा इसमें से ले लिए, थोड़ा सा इसमें से ले लिए, थोड़ा सा इसमें से ले लिए, सब से ले करके थोड़ा लेकर के, यानी थोड़ा सा गम ले लिए, थोड़ा सा हंसी मजाक ले लिए, थोड़ा संजीदा कर दिए, कहीं पे कारी के आंख में आंसू गिरा दिए, तो इस अंदाज से तरतीब दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। किसी शख्स के ऊपर, किसी
टॉपिक के ऊपर नहीं, किसी की शख्सियत पे, किसी की टॉपिक पे, तो फिर इंशाइया वगैरह का मामला आ जाएगा। फिर हम जब इंशाइया पढ़ेंगे तो उसकी तारीफ में आएंगे। तो खाका की तारीफ हमें लग रहा है कि अब आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होइएगा। आपको एग्जाम में अगर खाका की तारीफ पूछे तो आप ये एक लाइन की तारीफ कर दीजिएगा, किसी भी शख्सियत की कलमी तस्वीर कसी को खाका कहते हैं, या तहरीरी तस्वीर कसी। कलमी की जगह हम आपको नोट करके बताया भी, तहरीरी या कलमी, दोनों में से कोई एक चीज। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या है कि इसके मुसन्निफ कौन है, तो मिर्जा फरतुल्लाह बैग है। तो अब हम खाका निगारी समझ लिए, तो हमारे चैप्टर में भी पहले मिर्जा फरतुल्लाह बैग के बारे है, फिर हम आएंगे नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जबानी, खाका का क्या करें, डिटेल वगैरह बताएंगे, बस आगे कहानी हमारा क्लोज हो जाएगा। तो हम नजीर अहमद फरतुल्लाह बैग इसके राइटर हैं, तो राइटर के बारे में समझना जरूरी है। तो इसके मुसन्निफ कौन से हैं, इनके मुसन्निफ का क्या नाम है, तो मुसन्निफ का नाम है मिर्जा फरहतुल्लाह बैग। समझ गए ना, मुसन्निफ का नाम क्या है, मिर्जा फरहतुल्लाह बैग। और इनके जो है ना क्या बोलते हैं, अब देखिए कि ये कहाँ के थे, ये दिल्ली के थे, लेकिन नहीं, इनके जो दादा परदादा जो थे ना, वह कहाँ से आए थे, बदख्शां से हिजरत करके दिल्ली आए थे। कब, शाह आलम सानी के ज़माने में। समझ गए ना, शाह आलम सानी हमारे जो है क्या बोलते हैं मुग़ल बादशाह गुजरे हैं, उनके ही ज़माने में इनके परदादा लोग क्या किए थे कि बदख्शां से हिजरत करके इंडिया चले आए, और इंडिया में कहाँ आबाद हुए, दिल्ली में आबाद हुए। तो उसके बाद इनके तो इनकी वालिद तो ये इनकी विलादत कब हुई, सबसे पहले विलादत का मामला समझ लेते हैं। तो इनकी विलादत क्या हुई है कि अब आप देखिएगा, सबसे पहले आप देखिएगा कि विलादत जो हम लिखे हैं, तो विलादत के सामने दो चीज़ है। एक चीज़ क्या है कि विलादत के सामने अगस्त 1885 भी लिखा हुआ और सितंबर 1883 भी लिखा हुआ। तो अब आप कहिएगा कि सर ये दो एक ही आदमी की पैदाइश, ये दो पैदाइश कैसे हो सकती है, वो भी तकरीबन 2 साल का फासला है। अब 1-2 दिन की बात रहे तो समझा जा सकता है कि अब लिखने वालों ने इतना बड़ा मिस्टेक कैसे कर दिया। तो इसकी ये में जो है कि इन्होंने खुद अपने बारे बतलाया है कि मैं कब पैदा हुआ, कि इसमें 1885 में। समझ गए ना, 1885 में ये खुद कहते हैं कि हम कब पैदा हुए, 1885 में। और बाज़ तज़किरा नवेशों ने क्या लिखा है कि 1883 में पैदा हुए। समझ गए ना, बाज़ तज़किरा नवेश क्या लिखते हैं कि 1883 में। तो इस अंदाज से आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप बस इतना रखिएगा कि विलादत कब हुई, तो 1885 में। और आपका मुस्तनद कौन सा हुआ, जो यानी कि जो सबसे अच्छा हुआ, यानी एग्जाम में आपको 1885 ही लिखना पड़ेगा। ऐसे कन्फ्यूजन वाले सवाल बिहार बोर्ड बहुत ही कम देते हैं, लेकिन अगर सवाल आ जाए आपको, देखिए इसमें अगर अब आप देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात है, अब यहाँ एक नंबरी को हम लोग क्लियर करते हुए चलिए। अब खाका की तारीफ कर दिए, समझ रहे हैं ना, तो क्या होगा कि पहला पूछा जा सकता है कि आपका पहला खाका कौन सा है। तो आप क्या कहिएगा, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, ये उर्दू अदब का पहला खाका है। अब इसी तरह पूछा जाएगा कि इस नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ कौन है, नज़ीर अहमद की कहानी जो खाका है उसके मुसन्निफ कौन है, तो आप उसका क्या नाम लिखिएगा। यहाँ आपका 1 नंबर का सवाल, यहाँ उसका जवाब नोट है मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग। समझ गए ना, तो मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग क्या है कि ये हैं, इसके मुसन्निफ है। इसी तरह अगर सवाल आपसे यह पूछता है कि पहला खाका निगार कौन है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, तो इसका जवाब भी यही होगा, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग। तो इनकी वलादत कब हुई, तो ये 2-3-4 नंबर का, इससे अगर देखा जाए तो कोई एक सवाल आपको आ सकता है। जितने सवाल हम बताएंगे हर चैप्टर से 2-3, 1-2, क्योंकि डबल रहता है, 100 रहता है, तो हर चैप्टर से 2-2 करके सवाल आते हैं। तो आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्त। तो तब जाकर के जो है ना आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी। और हम एक सिलसिले को आज से शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा और एग्ज़ाम तक बिल्कुल, और 90% का दावा, 90% के दावे के साथ। कितने के दावे के साथ, 90%। कितना, 90%। कितना, 90% के दावे के साथ। समझ गए ना, ये क्लास और ये सिलसिला शुरू किया गया है। तो आप जो है ना अब देखते रहिए। अब विलादत का मसला हो गया। अब हम बताएं कि जद्दे अमजद इनके कहाँ से आए थे, तो जद्दे अमजद बदख्शा से, यानी परदादा वगैरह कहाँ से आए थे, तो बदख्शा से हिजरत करके वह लोग दिल्ली आ गए शाह आलम सानी के ज़माना में। समझ गए ना। तो ये भी एक सवाल है कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग के जद्दे अमजद कब आए, तो शाह आलम सानी के ज़माने में। कहाँ से आए, बदख्शा से। तो इस तरह से आपको टॉपिक वाइज सवाल, 1 नंबरी का भी सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। समझ गए ना। अब वालिद, इनके वालिद का क्या नाम है, तो मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बैग। वालिद का क्या नाम है, मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बैग। और वालिदा का नाम मुशर्रफ जहां बेगम। आप इसको याद कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा
दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। वालिद का क्या नाम है? मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग, और वालिदा का क्या नाम है? मुशर्रफ जहां बेगम। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आप इस वीडियो को देखिए तो एक कॉपी रखिए और नोट्स बना लीजिए, और इंशाल्लाह आपका सारा मामला यहीं से हल हो जाएगा दोस्त, समझ गए ना। आपको कहीं ज़्यादा भटकने की और दौड़ने की भागने की ज़रूरत नहीं है। अब तालीम में हम चलते हैं, तो तालीम हमारा क्या कहता है कि ये तालीम कहाँ से हासिल किया? गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट पे गवर्नमेंट हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया, समझ गया ना। और फिर हिंदू कॉलेज से मैं 1901 में यह हिंदू कॉलेज में दाखिला लिए। कब दाखिला लिए? 1901 में। हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है जो हम और आप बिल्कुल अच्छी तरह वाकिफ है, दिल्ली में, समझ रहे हैं ना। तो 1901 से 1903 तक। अब इनके जद्दे अमजद चले गए, लेकिन हमको लग रहा है कि ये दिल्ली रह गए। इतना डिटेल तो इसके बारे में बहुत कम जगह इनके बारे में मौजूद है, लेकिन ये दिल्ली रह गए क्योंकि इनकी तालीम दिल्ली में हुई, इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई, और 1908 में ये शादी भी की। और 1908 में जो है ना तलाशे मास में कहाँ साउथ का सफ़र किया, और साउथ हम कहाँ दक्कन चले गए, समझ गए ना। तो हम 1901 से 1903 यानी 1901 में दाखिला लिया, जाहिर सी बात है 2 साल का इंटर होता है, 2 साल इंटर कर लिए, समझ गया ना। तो 1903 में वहाँ से इंटर कर लिया। उसके बाद स्टीफन कॉलेज में दाखिला लिए, और स्टीफन कॉलेज से इन्होंने बीए की तालीम मुकम्मल की, और फिर एमए में भी दाखिला लिया, लेकिन एमए की तालीम मुकम्मल नहीं कर सके। तो आगे देखते हैं कि आगे अब क्या हुआ। जब बीए की तालीम तक तालीम का सिलसिला मुनक़ता हुआ, तो फिर तालीम के बाद हमारा सबसे पहला मसला ये होता है कि हम तालीम के बाद सबसे पहले या तो शादी करते हैं या फिर तलाश माश के में निकलते हैं। तो तलाश माश का सिलसिला इनका कैसे शुरू हुआ, और इन्होंने अपने ज़िंदगी में कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए, आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। आप एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा, समझ रहे ना। और जो भी कमी होगी इंशाल्लाह उसको अगले वीडियो में सुधार करते हैं। तो इनकी बीवी का नाम है। अब 1908 में इन्होंने शादी की। अब कहिएगा बीबी नसीमा सुल्ताना और हमीदा सुल्ताना, 2 नाम क्यों लिखा हुआ है? तो होता यह है कि इनकी शादी चचा के लड़की से होती है, जिसका पहले शादी 1908 में, और उनका नाम क्या था? उनकी बीवी का नाम नसीमा सुल्ताना। फिर वो अब पता नहीं क्यों क़ज़ाए इलाही की वजह से कुछ दिन के बाद वो फौत हो जाती हैं, तो फिर उनकी ही दूसरी बहन हमीदा सुल्ताना से इनका निकाह होता है। तो यानी कि पहली बीवी कौन सी है? नसीमा सुल्ताना, और दूसरी बीवी हमीदा सुल्ताना। पहली बीवी कौन सी है? नसीमा सुल्ताना, इसको हम 1 नंबर पे रखेंगे, और हमीदा सुल्ताना इसको 2 नंबर पे रखेंगे, समझ गए ना। नसीमा सुल्ताना और हमीदा सुल्ताना ये 2 बीवी थी इनकी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ आपका क्या बना हुआ? माश। देखिए बिल्कुल इंसान सबसे पहले तालीमी सिलसिले को मुकम्मल करता है, तालीम के बाद शादी करता है, फिर अपनी ज़िंदगी के माश और माशी ज़िंदगी के में लग जाता है, समझ गए ना। तो इन्होंने क्या हुआ कि ये 1908 में, तकरीबन 1908 में, हाँ, तो हैदराबाद चले गए, समझ रहे ना। तो हैदराबाद गए ना, तो वहाँ एक स्कूल में अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। अब देखिए इंग्लिश के उस्ताद मुकर्रर हो गए, लेकिन हुआ क्या कि अब ये पढ़ाई अपना मेहनत करते रहे, और 1908 में सबसे पहली बात है 1908 में ही गए, और 1908 में ही हाई कोर्ट में मुतरजिम हो गए। हाई कोर्ट में मुतरजिम होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है मेरे दोस्त, समझ रहे ना, बहुत बड़ी बात है हाई कोर्ट में मुतरजिम होना, समझ रहे ना। यानी अदालत उलिया, हाई कोर्ट को उर्दू में क्या बोलते हैं? अदालत उलिया, और सुप्रीम कोर्ट को अदालत उज़्मा, समझ गए ना। तो हाई कोर्ट में मुतरजिम बन गए। मुतरजिम यानी मुतरजिम किसे कहते हैं? ट्रांसलेटर बन गए। उसके बाद 1910 में जुडिशियल इम्तहान पास किया, जुडिशियल इम्तहान में कामयाबी, 2 साल मुतरजिम गए, फिर जुडिशियल इम्तहान यानी जज वगैरह का जो इम्तहान होता है उसमें कामयाब हुए। फिर और उसी सिलसिले में अब जज वगैरह के इम्तहान में कामयाब हो गए, तो उसी पोस्ट पर रहे, और फिर 1939 में जाके इंस्पेक्टिंग अफसर बन गए, और 1939 से लेकर के 1942 तक इंस्पेक्टिंग अफसर रहे, और 1942 में इंस्पेक्टिंग अफसर के ही ओहदा से सबकदोश यानी रिटायर हो गए, समझ रहे ना। आपको यहाँ टोटल डिटेल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, समझ गए ना, या फिर नोट्स बना लीजिए, नोट्स आपको ज़्यादा फायदा देगा, समझ गए ना। मार्च में क्या है? 1908 में ये कहाँ गए? 1908 में ये हाई कोर्ट में गए, अब मुतरजिम बने। 1908 में दक्कन में गए तो स्कूल में पढ़ाए इंग्लिश के मुअल्लिम, उसके बाद हाई कोर्ट में मुतरजिम बने। आपसे ये भी सवाल किया जा सकता है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग हाई कोर्ट के मुतरजिम किस सन में बने, या मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग कब सबकदोश हुए? तो 1942 में,
समझ रहे हैं ना। अब इनकी तसानीफ देखिए, इन तमाम के बावजूद इन्होंने, इनका सिलसिला लिखने पढ़ने से जुड़ा रहा और इन्होंने बहुत सारी किताबें तसनीफ़ की। उनमें से अहम तसानीफ़ कौन से हैं उस पर हमारे डिटेल में नज़र डालते हैं। चलिए अब हम तसानीफ़ का सिलसिला शुरू करते हैं। तो तसानीफ़ में कौन कौन सी तसनीफ़ है? तसनीफ़ में है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी। यही एक ऐसी तसनीफ़ है जो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग को ता क़यामत उर्दू अदब के मैदान में ज़िंदा जावेद कर दिया। समझ लीजिए दोस्त, समझ गए ना। इस एक तसनीफ़ ने उनके मकाम को समझिए अर्श फर्श से उठा करके अर्श तक पहुंचा दिया, यानी ज़मीन से आसमान का सफ़र इस एक खाका ने। आप कहिएगा कि ये इतना छोटा, लेकिन इसकी जो बुनियाद डाली इस सिन्फ की, उर्दू अदब में एक नए सिन्फ की बानी की हैसियत से ये नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी ने इन्हें मुतारिफ़ कराया। और ये समझिए ता क़यामत जब तक उर्दू ज़िंदा है, जब तक उर्दू पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं, इनका नाम ज़िंदा रहेगा, कभी मिटने का सवाल नहीं होता है। क्योंकि जहां हम उर्दू अदब पढ़ेंगे, जहां हम खाका जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि हम सिन्फ है। और खाका की बात आएगी तो पहला खाका निगार, उर्दू का पहला खाका नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी के मुसन्निफ़ का नाम आएगा तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग हमेशा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए इस एक किताब ने इनको क्या किया, और बहुत सारी किताबें, लेकिन इस एक किताब ने इनको हमेशा के लिए ज़िंदा जावेद बना दिया। और किताबें का बाद में आएगा, लेकिन ऐसा होता है कि एक सिन्फ की बुनियाद डाल दिया। इतना बड़ा कारनामा अंजाम देना आप इसको मामूली मत समझिए मेरे दोस्त। तो उसके बाद अगला इनके तसनीफ़ कौन सी है? अगली तसनीफ़ दिल्ली का यादगार मुशायरा भी इनकी तसनीफ़ है। फूल वालों की सैर, ये यहाँ पे क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है। फूल वालों की सैर क्या है? फूल वालों की सैर क्या होगा? फूल वालों की सैर, समझ गया ना। ये यहाँ पे क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप कट कर दीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है। तो असल क्या है आपका, फूल वालों की सैर, समझ रहे हैं ना। उसके बाद मज़ामीन फ़रहत, उसके बाद इंशा, इनकी एक किताब है मज़ामीन फ़रहत भी, इनके मज़ामीन का मजमुआ है। उसके बाद दीवाने यकीन और दीवाने नज़ीर और मेरी दास्तान मेरी शायरी, ये तमाम इनकी तसानीफ़ है। आप इसको याद कर लीजिए। अभी ये जो सोचिए वो पहले से याद कर ले, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी मेरी ज़बानी। अभी जो है ना, एक साल पहले आपको ये पूछा गया था कि दीवाने नज़ीर किसकी तसनीफ़ है, तो आप इस पर बिल्कुल, आपको हम करें ना एक एक चीज़ हम बता देंगे। इससे निकाले हैं ना, इसमें से निकाल करके कि आपको इससे ऊपर बिहार बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आ सकता, इसका आप पूरी गारंटी है आपको। चलिए अब हम इनकी तसानीफ़ का सिलसिला ख़त्म हुआ, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे इनकी, अब जब सब काम अंजाम दे लिए, अब पढ़ियो लिए, तलाशे माश भी कर लिए, रिटायर भी हो गए, किताब भी इतनी लिख दिए, तो अब तो एक ही चीज़ बनता है कि आदमी अब इस दुनिया में जब आपका काम मुकम्मल हो गया तो अब आखिरत की तरफ कूच कीजिए और अपने मालिक हकीकी से जा मिलिए। तो इनके वफ़ात का सिलसिला, तो वफ़ात कब आता है? वफ़ात की बात है तो 27 अप्रैल 1947 को, यानी जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था, तो आज़ादी से एक आज़ाद होने के दहाने पर खड़ा था, तो आज़ादी से 3-4 माह कबल इनका इंतकाल हो गया, समझ गया ना। और ये मालिक हकीकी से जा मिले। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब तक आप खाका को समझ लिए, पहले खाका निगार को समझ लिए। तो पहले खाका निगार तो उस वक्त होगा ना जब वो खाका लिखेंगे, तो अब उस खाका पे डिटेल में बात होगी। चलिए अब देखिए कि नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ किताब में कई बार पढ़े होइएगा, हम उससे देखिए किस अंदाज से बस एक पेज में लेकर के आए हैं और उसी से आपको इतना मवाद फराहम करा देंगे कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत है नहीं। अब देखिए दोस्त, ये कहानी क्या है, पहले आप कहानी सुनिएगा। बोलिए तो कहानी सुनाते हैं। कहानी का थोड़ा सा सारांश सुन लीजिए, थोड़ा सा तलखीस। कहानी क्या होता है कि नज़ीर मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग और मियाँ दानी उनके दोस्त थे। दोनों कहाँ पढ़ते थे? हिंदू कॉलेज में पढ़ाई करते थे, समझ गए ना। तो हिंदू कॉलेज में पढ़ाई करते थे, तो इन लोग की ख्वाहिश हुई कि चलिए मौलवी नज़ीर अहमद से हम क्या करें कि कुछ सीखा जाए, उनसे तालीम हासिल की जाए। तो नज़ीर अहमद के पास ये गए, जिन्हें मौलवी साहब। नज़ीर अहमद कौन थे? अब तक बात हो रही थी, अब बताइए, अब हम जब इस खाका पे आए तो बताइए कि नज़ीर अहमद कौन थे, ये बताइए। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग के बारे में तो आप बहुत कुछ जान लिए कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग पहले खाका निगार थे, कब पैदा हुए, इनके दादा कहाँ से। आप नज़ीर अहमद कौन थे? मौलवी साहब थे, बिल्कुल। और ये नज़ीर अहमद उर्दू अदब के पहले नावल निगार हैं,
यानी खाका निगार में फरहतुल्लाह बैग और नाविल निगार में कौन, नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद या मौलवी नज़ीर अहमद, जो हमारे पहले खाका नाविल निगार है। और इन्होंने अपना पहला नाविल कौन सा लिखा था, कौन सा लिखा था दोस्त बताइए, कौन सा नाविल लिखा था, कौन सा नाविल लिखा था, ये बताइए, जल्दी बताइए आप, कौन सा नाविल लिखा था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिरअतुल उरूस, क्या नाविल था, मिरअतुल उरूस। और ये कब शाये हुआ, 1869 में, यानी कि पहला नाविल कब लिखा गया, तो 1869 में, समझ रहे ना। कौन सा नाविल, मिरअतुल उरूस। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, नज़ीर अहमद हमारे कौन है, पहले नाविल निगार हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और जब ये खाका का सिलसिला, खाका की तलखीस हम बता रहे थे, तो हुआ क्या कि ये लोग पढ़ने गए, तो लगभग 1:30 बजे, 1:30 बज रहा था, 1:30 बजे से 5 मिनट पहले, 1:30 किसे कहते हैं, यानी 1:25 1:25 पर ये लोग पहुंच गए नज़ीर अहमद के घर पे। अब कमरा में अंधेरा था, मौलवी साहब बैठे हुए थे, तो ये लोगों ने दरवाजे से आवाज़ दिया, तो बोले कौन है, तो ये लोग कहे कि फरहतुल्लाह बैग और मियाँ दानी, समझ रहे हैं ना। तो नज़ीर अहमद बोले कि चलो चले आओ, तुम लोग आ जाओ। और फिर ये लोग अपने, अब ये क्या करते थे कि इनमें ये लोग पढ़ाई शुरू कर दिए, एक दिन पढ़े, उसके बाद कल होकर के जब कॉलेज गए तो इन्होंने अपने एक दोस्त मिस्टर रज़ा से इसके बारे में चर्चा किया, तो वो बोले कि तो हमको भी ले चलो, हम भी पढ़ेंगे। तो बोले चले, पहले जो है ना नज़ीर अहमद मौलवी साहब से इजाज़त लेकर के आएंगे तब चलेंगे। तो कल हो, तो नज़ीर अहमद बोले कि लेते आना चाहिए। अब अगले दिन जब गए तो फिर इन्होंने जब इजाज़त मिल गई तो उसके बाद मिस्टर रज़ा को लेकर के गए, और जब पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ तो नज़ीर अहमद ने इन लोगों को कहा तुम लोग पढ़ो। तो इसमें उस्ताद के लिए एक सीख भी है कि आप बच्चों को मुताला वगैरह करा करके पहले बताया जा सकता है। तो मिर्ज़ा फरहतुल्लाह, तो ये क्या बोलते हैं, मिस्टर रज़ा जो थे वह मुतनब्बी के अशार पढ़ रहे थे और बहुत ज़्यादा गलती कर रहे थे। नज़ीर अहमद ने उनको बहुत कस के डांट लगा दी। अब डांट से उनको इतनी तकलीफ हुई कि अगली बार से आना बंद कर दिया। उसके बाद जब ये दोनों आते थे, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग और मियाँ दानी, दोनों दोस्त थे, दोस्त तो थे ही, तो आते थे और क्या बोलते, तो इस हिसाब से ये दोनों आते थे और पढ़ते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि अशार पढ़ रहे थे, तो मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग जो थे ना वह क्या करते थे, एराब की गलती करते थे। और मियाँ दानी क्या कहा था कि वो, अब देखिए हिस्सा नस्र और हिस्सा शायरी तो अलग अलग किस्म है ना। हिस्सा शायरी मौजू कलाम को बोला जाता है और हिस्सा नस्र गैर मौजू कलाम को बोला जाता है। मौजू नहीं, मौजू यानी जो वज़न में नहीं है, जो जिसमें नगमगी नहीं है, जिसमें गुनगुनाहट नहीं है, उसे नस्र बोला जाता है, और जिसमें नगमगी है, जिसे गुनगुनाहट है, उसे शायरी बोला जाता है। तो मियाँ दानी क्या करते थे कि शायरी के नस्र, शायरी को क्या करते, नस्र की शक्ल में पढ़ देते थे, इसमें नज़ीर मौलवी साहब गुस्सा जाते थे। और फरहतुल्लाह वगैरह आपकी गलती करते थे। तो एक दिन हुआ क्या कि ये लोग तालीम हासिल कर रहे थे, बोले चलो पढ़ो। अशार आया तो मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग ने पढ़ना शुरू किया। तो ये पहले ज़ेर लगा के पढ़ दिए, फिर मौलवी साहब गुस्सा आया तो ज़बर लगा के पढ़ दिए, फिर गुस्सा आया तो पेश लगा के पढ़ दिए। तो बोले मियाँ दानी अब तुम पढ़ो। अभी क्या किए, ये तो शेर को शेरे नहीं रहने दिए, क्या किए, शेर को नस्र बना दिए। इस पे नज़ीर मोहम्मद बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उन्होंने किताब को फेंक दिया और कहा जाओ आज के बाद तुम लोग कभी मत आना मेरे पास। बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर के उन्होंने कहा कि आज के बाद तुम लोग कभी मत आना मेरे पास। तो मियाँ दानी क्या थे कि उठने लगे, फरहतुल्लाह बैग उनको बैठा दिए, नहीं बैठो, फिर वो खड़े हो रहे हैं, बैठो। अब नज़ीर साहब क्या कर रहे हैं कि नहीं तुम लोग आज जायवे करो, हम अब तुम लोग को पढ़ाने उड़ाने वाले हैं नहीं, तुम लोग बहुत बदतमीज़ किस्म के हो, तुम लोग पढ़ने उड़ने वाले नहीं हो। तो मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग बोले कि नहीं हम पढ़ेंगे और आपसे ही पढ़ेंगे। तो बोले आज जाओ कल आना। तो बोले नहीं आज ही पढ़ेंगे और आपसे ही पढ़ेंगे। अब उस्ताद और जब बच्चे का पढ़ाई के मामले में जिद हो जाए तो उस्ताद को हमेशा झुकना पड़ता है। ये दर्स हमें ये खाका देता है। और नज़ीर अहमद झुके और बोले कि चलो लेकर के आओ किताब और जो है ना हम पढ़ाना शुरू करते हैं। बाद में नज़ीर अहमद ने कहा कि अगर तुम लोग उस दिन चले गए होते तो हमारे घर में तुम्हारा घुसना मना हो जाता। तो इससे ये सीख मिलती है कि उस्ताद की डांट फिटकार भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और उस तलबा के लिए उस्ताद की डांट एक क्या बोला जाता है कि एक मरहम की तरह है। समझ रहे ना, जख्म को मरहम से ठीक होता है तो वही मरहम की तरह है। तो इस अंदाज से आप समझ लीजिए कि उस्ताद को भी बच्चे के जिद के आगे झुकना पड़ता है और यहीं पे खाका हमारा ख़त्म हो जाता है। तो ये एक कहानी है और इस कहानी में हमें बहुत सारी चीज़ सीख मिलती है।
कहीं पे हंसी भी है, कहीं पे संजीदगी भी है, कहीं पे सोचने का भी मकाम है, तो कहीं पे जो है ना क्या बोलते हैं थोड़ा सा शरीफाना अंदाज में पेश किया गया है। अब हम आइए कि अब देखते हैं, जब कहानी सीख लिए तो कहानी के बारे में जान लिए, तो अब ये देखते हैं कि इसकी पहली इशाअत कब हुई। तो एक रिसाला उर्दू निकलता था, कहाँ से? अंजुमन तरक्की उर्दू से। कहाँ से निकलता था? अंजुमन तरक्की उर्दू से। कौन सा रिसाला? रिसाला उर्दू। रिसाला उर्दू निकलता था अंजुमन तरक्की उर्दू से, समझ रहे हैं ना? कहाँ से? वो तो उसी में जुलाई 1927 में, कब का एक शुमारा था, कब का? जुलाई 1927 का एक शुमारा था, उसमें जो है ना इसकी पहली बार इशाअत हुई। और पहली बार उसमें कहाँ से? अंजुमन तरक्की उर्दू से जो रिसाला उर्दू निकलता था उसमें इसकी इशाअत हुई। तो पहली इशाअत भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद इसके किरदार पे बात करते हैं कि कोई भी किस्सा कहानी या कोई भी जो जिसमें कहानी वगैरह बयान किया थे उस किरदार के अलावा, तो नज़ीर अहमद इसके अहम किरदार हैं, जो मौलवी साहब थे। उसके बाद मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग और मियाँ दानी थे, जो क्या थे कि दोनों दोस्त थे। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग और मियाँ दानी क्या थे? दोस्त थे। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग और ये दोनों पढ़ने जाते थे। तो फ़रतुल्लाह बैग क्या करते थे? एराब की गलती, समझ गए ना? फ़रतुल्लाह बैग क्या करते थे? एराब की गलती। और मियाँ दानी क्या करते थे? शेर को नस्र, शेर को नस्र। मियाँ दानी शेर को नस्र के अंदाज में पढ़ते थे, समझ गए ना? और मिस्टर रजा भी शेर गलती पढ़ रहे थे। तो ये तो ज़िमनी किरदार हैं, लेकिन ये 2 और 3 नज़ीर अहमद, फ़रतुल्लाह बैग और मियाँ दानी एक अहम किरदार है, समझ रहे हैं ना? तो आप आज के वीडियो में अब आपको बिल्कुल डिटेल पता हो गया होगा खाका किसे कहते हैं, फ़रतुल्लाह बैग के बारे में, और उसी तरह नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी में क्या क्या है। तो अब आपको हम एक बार शॉर्ट में तलखीस बता करके वीडियो को ख़त्म करते हैं और फिर अगले चैप्टर की तरफ इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। तो ये क्या है कि नज़ीर अहमद की कहानी, खाका किसे कहते हैं? किसी भी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कसी को खाका बोला जाता है, समझ गए ना? तहरीरी शक्ल में जो तहरीरी शक्ल में किसी शख्सियत के ऊपर 2 पेज 4 पेज 5 पेज ज़रीफ़ाना अंदाज में, जिसमें संजीदगी भी हो, मतानत भी हो, समझ रहे ना? जिसमें हंसी भी हो, मजाक भी हो, गम भी हो, सब चीज़ को एक जगह जमा करके किसी एक वाक़या या 2-4 वाक़यात के हिसाब से तरतीब दे दिया जाए तो वह 2 पेज 4 पेज 5 पेज में तो वह खाका है, समझ गए ना? तो आप इसकी तारीफ, वही तारीफ आप वीडियो में ऊपर गुजर चुका है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरी बात कि नज़ीर अहमद की फिर पहला खाका कौन सा है? तो नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी। पहले खाका निगार कौन से हैं? तो पहले खाका निगार मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग। फ़रतुल्लाह बैग की पैदाइश कब हुई? तो ये खुद बोलते हैं कि 1885 में मेरी पैदाइश हुई, और बाद तज़किरा नवीस ने 1883 भी कहा है। और 1857 के बाद इनके जद्दे अमजद कहाँ? हैदराबाद चले गए थे, दक्कन, दिल्ली से, और इनके दादा परदादा बदख्शा से आए थे दिल्ली, समझ रहे हैं ना? लेकिन शाह आलम सानी के ज़माना में, लेकिन जब अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ और मुग़ल सल्तनत ख़त्म हो गई, तो इनके वालिदैन, इनके परदादा वगैरह वालिदैन तो रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग वहाँ से हिजरत करके कहाँ चले गए? दक्कन चले गए, क्योंकि ये पहले से हिजरत करके दिल्ली आए थे। अब दिल्ली की हालत ख़राब हुई तो फिर दक्कन चले गए, तो ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन इन्होंने अपनी तालीम दक्कन में ही, दिल्ली में ही मुकम्मल की। क्या बोलते हैं कि 1901 में हिंदू कॉलेज, पहले कश्मीरी गेट हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक किया, फिर 1901 में इंटर में के लिए हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके बाद स्टीफन कॉलेज से BA किया, फिर ये तलाश मास के सिलसिले में वहाँ हैदराबाद चले गए। इनकी शादी 1908 में, और कब गए? तो 1908 में गए। ये 1908 2 चीज़ के लिए आप याद रखिएगा। कौन? 1908 को आपको 2 चीज़ के लिए याद रखना होगा। एक तो इनकी क्या हुई? शादी होती है, और दूसरा ये हैदराबाद के सफ़र पर जाते हैं। और वहाँ 1909 में, कब? हाँ, 1908 में ही, पहले गए तो मौल्लिम बने, और 1908 में ही क्या बोलते हैं, 1908 में ही ये हाई कोर्ट में मुतरजिम बन गए। फिर 1910 में जुडिशियल इम्तहान पास किया। फिर 1939 में जा कर के क्या हुआ? इंस्पेक्टिंग अफसर बन गए। और उसके बाद 1940 के बाद ये 1942 में ये उसी ओहदा से सबकदोश हो गए। फिर इन्होंने, इनकी तसानीफ में अहम तसानीफ नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी है। इसी तरह क्या है? मज़ामीन फ़रहत है, दिल्ली का यादगार मुशायरा है,
फूल वालों की सैर है, इंशा फूल वालों की सैर है, इंशा है, दीवाने यकीन है, दीवाने नज़ीर है, मेरी दास्तान और मेरी शायरी इनकी तसानीफ़ है, समझ रहे ना। और लेकिन अहम तसनीफ़ कौन सी है? नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, और इस एक तसनीफ़ के बलबूते इनको पहले खाका निगार का दर्जा हासिल हुआ, समझ रहे ना। अब नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी आप समझ ही लिए। 1:25 पर वो दाखिल होते हैं। पहली इशाअत इस खाका की कब हुई थी? 1927 में, जुलाई 1927 के शुमारे में, यानी कि मंथली मैगजीन था रिसाला उर्दू का, रिसाला उर्दू नाम से अंजुमन तरक्की उर्दू का, उसी में ये पहली बार शाये हुआ। इसके अहम किरदार मौलवी साहब हैं, फरतुल्ला बैग, मियाँ दानी और मिस्टर रज़ा ज़िमनी किरदार है। तो आपका ये पहला चैप्टर यहीं पे मुकम्मल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। और आप जो है ना एक बार इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ आपका जो है ना 90% बिल्कुल यहीं से आएगा। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगला जो हमारा चैप्टर है वह कौन सा है? मजमून का चैप्टर है, समझ रहे हैं ना। तो अगला हम मजमून के ऊपर वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें ख्वाजा हसन निज़ामी और उनका मिट्टी का तेल, इसके ऊपर बात होगी इंशाअल्लाह, समझ गया ना। तो जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आखिर में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।